हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों का एग्जाम सही हुआ होगा। ठीक है, और चैप्टर्स आपको पता है बेटे, चैप्टर्स क्या क्या आ रखे थे? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, है ना। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा बेटे, पोलर होगा ना। पोलर का मतलब आपको ढूंढना है कि किसमें म्यू जो है वो आपका क्या है, नॉन जीरो है ना बेटे। म्यू क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले कंपाउंड को देखिए, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसका डाइपोल कुछ ऐसा जाएगा बेटे, इसका डाइपोल ऐसा जाएगा, है ना। और क्योंकि दोनों ही डाइपोल्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और जो आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इसीलिए म्यू क्या हो जाएगा बेटे, इसके लिए जीरो। सेम गोज विथ सी एन, है ना। सी एन के साथ क्या है स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ ऐसा होता है बेटे। यहाँ पर सी है, ठीक है, एंड देन ट्रिपल बॉन्ड एन है। ठीक है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए कार्बन का मतलब, है ना, कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, इसीलिए आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होना चाहिए, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन में ये आपका डाइपोल ऐसा जाएगा और इसमें डाइपोल ऐसा जाएगा, ये भी नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, OCH3 और OCH3, है ना। अब इसमें फर्स्ट अपीयरेंस में आपको ये लग रहा है बेटे कि ये डाइपोल ऐसा होगा और ये डाइपोल ऐसा होगा, है ना, और ये दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटे, इसके दो अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, है ना। ये आपका O है, ये आपका बेटे CH3, है ना। आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है बिकॉज ऑफ द टू लोन पेयर्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स, है ना। दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, ये इसका सिस फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म है बेटा, ये सिस फॉर्म है, जिसमें CH3 सेम साइड है। ठीक है, एक इसका और फॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में CH3 ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्म जो है उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, OCH3 एंड क्या है बेटे, OCH3। ठीक है, अब जरा डाइपोल मोमेंट्स का डायरेक्शन देखिए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा O और C के बीच में। ठीक है, तो ये देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है बेटे और इसका डायरेक्शन ऐसा है ना। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका जो है वेक्टर, इनका नेट रिजल्टेंट जीरो हो ये जरूरी नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या मतलब, बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो नॉन जीरो ही होगा। तो ये म्यू आपका नॉन जीरो है। ठीक है, और इसमें देखिए बेटे ये ऐसा जा रहा है ना, और ये ऐसा जा रहा है, ये बिल्कुल ही इक्वल है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका म्यू क्या है बेटे, जीरो। म्यू क्या है इसका, जीरो। ठीक है, तो इस कंपाउंड के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक है आपका सिस फॉर्म और एक है आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सिस फॉर्म का नॉन जीरो है और ट्रांस फॉर्म का जीरो है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये मेंशन तो किया नहीं इन्होंने कि भाई सिस है या ट्रांस है, पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी में बिल्कुल ही किसी भी केस में पॉसिबिलिटी नहीं है डाइपोल होने की। कम से कम सी में एक फॉर्म में पॉसिबिलिटी है पोलर होने का, इसीलिए आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ही सवाल काफी अच्छा पूछा है, काफी डेप्थ में पूछा है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, कौन सा इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करने के लिए आप क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना बच्चे, है ना। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर जीरो आती है ना, बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, इसका मतलब वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप क्या करिए, उसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब हो सकता है बेटे, वैसे जहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। Nb इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटे, Na हो जाएगा, वहां पर वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हीलियम 2 में जो है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, MOT के अनुसार लिखना है बेटे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटे, है ना, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, और हीलियम 2 है, इसलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक,
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाल दिया आपने और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाल दिया, बस ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। आप माइनस करेंगे, यहीं पर क्या आ जाएगा बेटे, जीरो आ जाएगा। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग जीरो आ गया, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जीरो, और बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया तो कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, He2। ठीक, बाकी आप चेक करेंगे B2 और C2 में, तो आप ये पाएंगे कि ये आपका एग्जिस्टेंट है ना, ये क्या है, एग्जिस्टेंट, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो आएगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज 53 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आपसे कह रहा है कॉसल ल्यूविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग इज मेनली बेस्ड ऑन, ये तो कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं बेटे। कहाँ है ऑप्शन, देखिए, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल बाय एलिमेंट्स। हाँ, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बस थ्योरी ही याद होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्टेट में भी कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सारे तरीके सही है बेटे, आयनिक भी सही है, कोवेलेंट भी सही है, डेटिव का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी सही है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटे, आपको पता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, ऑल्टरकेशन नहीं है बेटे, ये अट्रैक्शन है, फोर्सेस बिटवीन कटायंस एंड आयन, ये सही है। नॉन डायरेक्शनल भी होता है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि Na और Cl का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो Na प्लस और Cl माइनस, है ना, इसकी कोई परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती, 3D ज्योमेट्री, जिस जैसे कि आप कोवेलेंट कंपाउंड्स में बोलते हैं, जैसे CH4 है, कोई परफेक्ट एक प्रॉपर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, है ना, अगर टेट्राहेड्रल शेप का नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, बिकॉज कटायन और अनायंस का जो अट्रैक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्शनल होती है, बिकॉज उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटे 2 एंड 3 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, total number of lone pairs and bond pairs respectively present in the tetrafluoroethene, tetrafluoroethene क्या होता है बेटे, C डबल बॉन्ड C, है ना, ये आपका इथीन है, और इसी में आपने चारों हाइड्रोजन को हटा करके आपने क्या कर दिया बेटे, सभी जगह फ्लोरीन लगा दिया, है ना, चारों हाइड्रोजन लगा हटा करके सभी जगह फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब एक फ्लोरीन पे अगर आप देखिए तो कितने लोन पेयर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो लोन पेयर्स कितने बच गए बेटे, 3, तो इस पे बच रहा है 3 लोन पेयर, इस पे 3 है ना, और इस पे भी 3 है, तो इस पे भी 3 है, तो 3 4 जा क्या हो गया बेटे 12, और बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या आंसर हो गया बेटे 12 एंड 6 लोन एंड बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये सिंपल काउंट करने वाला था, बस इसमें स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए कि टेट्राफ्लोरोइथीन बनता कैसे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपका क्वेश्चन आ गया बेटे अब किससे, थर्मोकेमिस्ट्री से, है ना, बताया था आपको 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में पहला सवाल है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब, तो कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है बेटे, दोनों का रिएक्शन लिख के चेक करिए, अगर दोनों जो है वो सेम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर, मतलब एक ही रिएक्शन दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है अगर, तो फिर सही है, मतलब ये बात है ना। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैसे करेंगे, आप कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लेंगे, है ना, ग्रेफाइट फॉर्म। ठीक है, और रिएक्ट करेंगे किससे, O2 से, और क्या बनेगा बेटे इससे, CO2, है ना। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी में ना यही चीज में आपका क्या है बेटे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी, बिकॉज कंबशन में क्या होता है, 1 मोल कार्बन जो है वो रिएक्ट करना चाहिए ऑक्सीजन से, जिससे कि क्या बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए। ठीक है, द कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वही आपका हीट ऑफ कंबशन के इक्वल भी है कार्बन का। ठीक, ये हमने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में किए भी है, मैंने बताया भी था आपको कि कई सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन को फुलफिल करते हैं, उसी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगला है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, सेम रिएक्शन है बेटा ना, कुछ नहीं करना है आपको, H2 गैस, हाफ O2 गैस, और क्या बेटे H2O लिक्विड। ठीक है,
तो देखिए ये आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, जो कि क्या होता था बेसिकली, एक मोल प्रोडक्ट बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने है ना, और एसपीएस से बने, ठीक है। और कंबशन को भी पूरा कर रहा है, कंबशन किसका बेटे, H2 का, तो ये भी करेक्ट है। अब आते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4, नहीं ये गड़बड़ होगा है ना, बिकॉज हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 जो है वो CH4 प्लस O2 से क्या बनता है बेटे, CO2 और H2O बनता है, ठीक है। इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हीट ऑफ कंबशन, वो हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैसे आएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप C+2H2 करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा बेटे, CH4 बनेगा, है ना। तो ये आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशन है एंड दिस इज द कंडीशन फॉर हीट ऑफ कंबशन। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है, दैट इज वाई थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करके आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं बेटे, सी जो है वो क्या है, नॉर्मल हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। और सी एम क्या है आपका, सी एम है मोलर हीट कैपेसिटी, जो कि डिफाइन किया जाता है कैसे, नंबर ऑफ मोल्स उसमें होता है नीचे, है ना, डी क्यू बाई एन डी टी होता है। अगर आप उसको एन से मल्टीप्लाई कर दे तो वो सिंपली डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा, और वही आपका सी है ना। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट में आएगा, मतलब है ना, पर पूछा इनकरेक्ट है, इसीलिए थर्ड वाला आंसर हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये थर्मो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको लगभग लगभग देखना होता है वैसे बेटे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से तो डिसाइड होता ही है, पर मेजर इसकी डिसाइडिंग होती है पैकिंग के स्ट्रेंथ से, है ना। जितनी परफेक्ट पैकिंग होती है, जितनी क्लोज पैकिंग होती है, उतनी ज्यादा वो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। पर अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से भी करें तो आपको ऑन एन एवरेज सही आंसर मिल जाता है, ठीक है, पर हमेशा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए SiO2 जो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कोवेलेंट फोर्सेस होंगे, जो कि काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद है बेटे NaCl। NaCl जो है इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड्स हैं, है ना, आयनिक फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि कोवेलेंट से थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक सीक्वेंस सही है। ड्राई आइस का मतलब होता है बेटे सॉलिड CO2, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो थोड़े वीक होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है वैंडर वॉल फोर्सेस, ठीक। तो ये जो वैंडर वॉल फोर्सेस हैं ये सबसे वीकेस्ट होते हैं, तो दैट इज वाई अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स के अनुसार करें, ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। At 27 degree Celsius, heat liberated by combustion of methane at constant pressure is this. कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट लिबरेट होती है बेटे वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, है ना, ये हमने पढ़ा है क्लास में। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट लिबरेट होता है वो डेल्टा ई है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो लिबरेट होता है वो क्या है, डेल्टा एच, ठीक है। तो अभी आपको ये दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर पे x किलो जूल पर ग्राम दिया है, ध्यान दीजिएगा, पर ग्राम, इसको हम लोग पर मोल में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ पर CH4 है ना बेटे, मीथेन है, तो मीथेन का एक मोल जो है वो 16 ग्राम होता है, एक मोल में कितना होता है, 16 ग्राम। तो आपको 1 ग्राम का दिया है तो 16 ग्राम का निकालेंगे तो एक मोल का आ जाएगा, ठीक है। तो 16 ग्राम का कैसे आएगा बेटे, 16 इंटू एक्स कर देंगे आप, और लिबरेट हुआ है इसीलिए आप माइनस भी लगा रहे हैं, है ना, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्लास में बताया भी था भाई, कि अगर लिबरेट होता है तो वो आपको डेल्टा एच में या फिर डेल्टा ई में माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज लिबरेट का मतलब भी क्या है, हीट का रिलीज होना, और रिलीज में साइन नेगेटिव देते हैं। पर जो पूछा है आपसे वो पूछा है हीट लिबरेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है बेटे डेल्टा ई पूछा गया है, ठीक है, डेल्टा ई पूछा गया है, ठीक है। अब डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, तो फॉर दैट यू हैव द रिलेशन, क्या अपने रिलेशन पढ़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब बस मुझे डेल्टा एन जी जो है वो पता करना है, क्यों, क्योंकि मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ बेटे, ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ मैं -16x रखने वाला हूँ, तो ये और ये तो आपका ऑड वन आउट है, ये बाहर हो गया, बिकॉज यहाँ पर +16x है, ठीक है। ये और ये ऑप्शन में बच रहा है,
तो मैं डेल्टा एन जी से क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर ये निगेटिव हुआ तो यहाँ पर आंसर आएगा पॉजिटिव, है ना, बिकॉज ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो रैदर देन पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप बस डेल्टा एन जी की वैल्यू पता कर लीजिए, और एक जगह यहाँ पर प्लस है और एक जगह यहाँ पर माइनस है, और आप उससे आंसर टिक करके, एग्जाम ट्रिक है, एग्जाम ट्रिक में आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी प्रोसेस पूरा वही है, डेल्टा एन जी आर टी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज डेल्टा एन जी। तो CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, है ना, मीथेन की कंबशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनाना है वो आपको पता ही है भाई, है ना, CO2 गैस। और मैंने बताया था कि अगर रिएक्शन मेंशन नहीं होती है आपको क्वेश्चन में तो आप H2O का फेज लिक्विड लेते हैं, ठीक है, H2O का फेज लिक्विड लेते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर 27 है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका डेल्टा एनजीओटी आपको साफ साफ दिख रहा है, 1 - 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट विल बी -2। तो अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बेटे, प्लस बन जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आने वाला है। आर को रखिए 8.314, क्योंकि जूल्स में आंसर देना है, और 1000 से डिवाइड भी करिए ताकि, क्योंकि जूल्स में नहीं किलो जूल्स में देना है, ठीक है। 8.314/1000, ये आपका आर की वैल्यू होगी इन किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना, वो चीज आप यहाँ पर पुट करेंगे आर की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ल्यूविस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, यहाँ देखिए बेटे। तो करेक्ट बताने के लिए पहले आप पहला ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन में एक मिस्टेक आपको दिख रही होगी। नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो 5 होते हैं, है ना, 5 होते हैं, और इन्होंने यहाँ पर 6 बनाए हुए ना, एन के ऊपर एक लोन पेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये लोन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, गलत है, ठीक है। अगेन यहाँ आ जाइए बेटे, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है, इसका हमने डिस्कशन किया है जब हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। खैर यहाँ पर भी वही गलती है बेटे, देखिए 3 और 2 5 बॉन्ड बने हुए, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ आपका ये आंसर बचता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस माइनस है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर है। चलिए, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स इन O2 माइनस, है ना, O2 माइनस में जो एंटी बॉन्डिंग के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए आपको करना क्या होगा, वही MOT की जो कन्फिग्रेशन है बेटे वो आप लिखेंगे, और इसमें ध्यान ये देना होगा कि O2 जो है वो आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक माइनस है, तो इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो आपका जो बॉर्डर लाइन है वो 14 है ना, 14 के बाद जो आप जो एक्सचेंज करते हैं किसमें, सिग्मा 2p z, है ना, और पाई 2p x 2p y में, वो एक्सचेंज करके आपको ध्यान दे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि वो कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, फिर आएगा आपका बेटे सिग्मा 2p z, अज्यूमिंग की z जो आपका वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक। फिर आएगा बेटे आपका पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। फिर आएगा आपका बेटे पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, है ना, और फिर लास्ट में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, ये आपकी MOT की कन्फिग्रेशन है। और आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप करिए बेटे, है ना। तो ये आएगा 2 4 6 8 10, है ना, 12 14, 14 के बाद एक एक करके भरेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ पर 2 तो आएगा ही आएगा, 14 2 16, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। तो देर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स इन O2 माइनस। आपको सिर्फ ये काउंट करने के लिए बोला गया है कि एंटी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, ध्यान देना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है, एंटी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है, ठीक। तो दिस इज वन पेयर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर पेयर, ठीक है,
ये वाला मतलब, है ना, और फिर ये आपका तीसरा पेयर, ठीक है। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये वाला जो है ना बेटे, ये आपका पेयर नहीं है ना, दिस इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे आप। तो देयर आर ओनली 3 पेयर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप 3 लगाएंगे आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन आपको याद करना होगा, और जैसे ही आपको पता होगा 14 से जो कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ये वाली चीज क्या होती है, एक्सचेंज होती है ना, ये और ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्या बेटे, एमओटी, है ना, इनमें से कौन सा एमओटी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। तो पहला आपको लिख रहा है क्या, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो पहले जो आपको बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है उसको हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अगर मुझे ये देखें भाई, ये चीज मुझे दिख रही है क्लियर, क्या बॉन्ड लेंथ के बारे में, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो साइज छोटा होता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, एफ और एफ के बीच का छोटा हो जाएगा, ठीक है, और बी के बीच का बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, पर इन्होंने क्या मांगा है आपसे, इनकरेक्ट मांगा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है एक प्रकार का, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें अगेन बॉन्ड लेंथ की, ये भी आपका करेक्ट है बेटे, उसी लॉजिक से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ऑक्सीजन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आपका करेक्ट है। अब बच रहा है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये इनकरेक्ट है बेटे, क्यों, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे, है ना। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, इसीलिए ये आंसर बन जाता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, बीबी और एफएफ में बॉन्ड एनर्जी बोल रहा है, आप देख रहे हैं इसमें दोनों में सिंगल बॉन्ड्स है बेटे, तो इसमें आप कैसे कंपेयर करेंगे बॉन्ड एनर्जी, उसके लिए आप अगेन इसकी क्या लिखेंगे, एमओटी, क्या लिखेंगे इसके बेटे, एमओटी, है ना। तो जब B2 का एमओटी लिखेंगे और जब आप F2 का एमओटी लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो B2 का एमओटी है ना, उसमें जो होमो है ना, होमो क्या होता था बेटे, होमो क्या होता था, होमो होता था क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। होमो, होमो और लूमो, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, होमो और लूमो, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 का जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है, जिसकी वजह से B2 की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, B2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। और F2 में जो होमो है, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, वो एंटर करते हैं बेटे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, ठीक है। वो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करिएगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं। दैट इज वाई F2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है, वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है ना, पूछा आपसे इनकरेक्ट था तो इसीलिए हमने आंसर यहाँ पर बता दिया बेटे। फाइनल आंसर क्या था आपका इनकरेक्ट का, ये आपका थर्ड जो है वो फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डेप्थ में पूछा हुआ है एमओटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, मोस्ट स्टेबल के लिए आपको देखना होता है बेटे पहले चार्ज, है ना, जिसका चार्ज ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाता है, और अगर चार्ज सेम है, ठीक है, वैसे केस में आप देखते हैं क्या, डिस्टेंसेस के बारे में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज चार्ज देखिए, ये देखिए बेटा Mg2+ के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है, इसीलिए आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following molecule has more than one lone pair of electron on central atom। तो इसमें तो आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा बेटे। SO2 है, SO2 में 6 होते हैं, 4 बॉन्डिंग में यूज हो गया, एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है, तो मोर देन वन तो नहीं है ना। HCF2 देखिए 8 होते हैं, हाँ ठीक है, यही होगा बेटे, है ना, 8 होते हैं, ठीक है, तो HCF2 ऐसा बन गया, है ना। तो एक दो टोटल मिलाकर के इसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर तो है, मतलब, है ना, ठीक है, और भी लोन पेयर होंगे, दो और लोन पेयर है इसके अंदर, क्योंकि टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें चार चार नहीं, तीन, सॉरी, हाँ, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, दो, दो चार और दो छः, और ये दो आठ, ठीक है। तो 3 लोन पेयर है, दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा बेटे, मोर देन वन लोन पेयर वाला आपका आंसर हो जाएगा। PCl5 में एक भी नहीं है, 5 ही होता है, IF7 में भी एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए, हमने सारे चेक भी कर लिए। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस। तो इस कंपाउंड का क्या होगा, ठीक है भाई, देखिए ये बढ़िया सवाल है। अगर आप इसको इसको और इसको नोटिस करें तो ऑल दीज
थिंग्स आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, है ना, और तीनों का जो वेक्टर है वो 120 डिग्री पे है, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, तो वो तीनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे बेटे, और बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्स। ठीक है, और इस एक्स की वजह से जो डाइपोल आता है वो कितना आता है 1.5, तो इसमें भी डाइपोल कितना आएगा बेटे 1.5 आएगा। ठीक है, बिकॉज बाकी के तीन एक्स जो 120 डिग्री पे हैं उन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, चलिए, if endothermic reaction is non-spontaneous at freezing point of water and become feasible at boiling point, ठीक, एंडो का मतलब हो गया डेल्टा एस, डेल्टा एच क्या है बेटे पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस है वो फ्रीजिंग पे है ना, तो आपको पता है स्पॉन्टेनिटी जो है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं बेटे हम लोग, है ना, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी मस्ट भी क्या नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्पॉन्टेनिटी हो जा रही है, तो इसका मतलब ये निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्पॉन्टेनिटी तब आएगी जब ये वाला टर्म जो है वो निगेटिव होगा, है ना, और ये, सॉरी निगेटिव नहीं, ये टर्म पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ही आपको निगेटिव दे सकता है, जो इसके मैग्नीट्यूड को ओवरकम करेगा। जो पॉजिटिव है, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या है पॉजिटिव हो, उसको ओवरकम करने के लिए इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब डेल्टा एस क्या हो बेटे पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव और ये निगेटिव बना देगा पॉजिटिव, और डेल्टा एच पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब फिर रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है सेकेंड वन। ठीक है, नेक्स्ट 66 के बाद, द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गया बेटे। आइसोथर्मल के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो डेल्टा एस टी का अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डेल्टा एस टी का मतलब क्या, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, दैट इज 2.303 एन आर, है ना, ध्यान देना एन आर के बाद टी नहीं लिखना, ये मैंने क्लास में बताया था भाई, बच्चों की आदत होती है एन आर टी लिखते ही लिखते हैं, पर भावनाओं में नहीं बना है, बोला भी था मैंने आपको, टी नहीं लिखना है बेटे, टी पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर आपको दिया भी होगा देखिए, है ना, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया होता है भाई। ठीक है, फिर लॉग V2/V1, ठीक है, तो V2 आपका 100 है, ये आपका 10 है, इसकी यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और log 10 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटे 1। सब कुछ सॉल्व करेंगे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Athlete takes 100 grams of glucose of energy equivalent to 1560. How much amount of energy is uptaken by 1 ग्राम मॉलिक्यूल? देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है क्या बेटे, एक मोल, और ग्लूकोज का जो एक मोल है उसमें है क्या 180 ग्राम्स। ठीक, तो अगर 100 ग्राम से 1560 आ रहा है तो 180 ग्राम से कितना आएगा, आप लगा दीजिए सिंपल यूनिटरी मेथड, है ना, 1560 बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाय क्या 180। ठीक है, तो ये एक मोल का आ जाएगा, है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे, ये आ जाएगा आंसर, है ना, आप चेक कर लीजिएगा 2808 ही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विद NaOH इज दिस, है ना, ये आपकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। अंडर द सिमिलर कंडीशन द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 विद NaOH वुड बी। अच्छा देखिए, कह रहा है एक इक्विवेलेंट और एक इक्विवेलेंट इसका जब रिएक्ट करता है बेटे तो -50 निकलता है ना, और जब H2SO4 का एक मोल अगर आप लेते हैं, उन्होंने मोल मेंशन नहीं किया है, पर अगर आप मिनिमम अमाउंट लेके चले एक मोल, तो एक मोल का मतलब होता है बेटे H2SO4 में कितने, दो इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अगर ये दो इक्विवेलेंट्स है तो NaOH भी कितना कंज्यूम होगा, दो इक्विवेलेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स पढ़ा है हमने, एक इक्विवेलेंट की रिएक्शन एक के साथ ही होती है, दो का है दो के साथ होगा। ठीक है, तो दो इक्विवेलेंट्स अगर आप रिएक्ट करवाएंगे तो एक इक्विवेलेंट से -50 है तो दो से कितना होगा बेटे -100 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -100 kJ पर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर यूजिंग फॉलोइंग डेटा। इसका आपको वेपराइजेशन का बताना है बेटे, कुछ नहीं करना, आपको लिक्विड से गैस में कितना हीट लगा ये बताना होता है।
तो पहले वाले रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए और दूसरे वाले के साथ ऐड कर दीजिए, वो रिएक्शन आ जाएगी जो आपको चाहिए, है ना। वो रिएक्शन क्या है, H2O लिक्विड से क्या बन रहा है भाई, H2O गैस बन रहा है, ठीक है। इसको उल्टा करना है, मतलब इसके प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा बेटे 43.93 के आसपास, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था वैसे। फॉर ए गिवन सब्सटेंस द स्टेट इज द स्टेट ऑफ द लोएस्ट, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है बेटे। लोएस्ट गैसियस स्टेट नहीं, गैसियस स्टेट नहीं बोलेंगे, क्रिस्टलाइन स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी, द गैसियस स्टेट इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी। हाँ ये सही है बेटा। क्रिस्टलाइन स्टेट का क्या मतलब है, ये बताया था आपको मैंने, सॉलिड स्टेट होता है, परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम होता है। ये आपने पढ़ा है कहाँ पर, एक लॉ भी है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में हम लोग क्या पढ़े, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का जो इंट्रोपी होता है एट 0 केल्विन इज 0, बिकॉज वो परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम होता है बेटे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट अकर, है ना। तो रिएक्शन अकर नहीं होने के लिए बच्चे क्या होना चाहिए, डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। और डेल्टा जी के लिए इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो देखिए अब ये पॉजिटिव कब होगा बेटा, जब डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा किससे, टी डेल्टा एस से। तो ये रहा, अच्छा ऑप्शंस थोड़े से अजीब से बना रखे हैं उन्होंने, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इंक्रीज एंड टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच। अच्छा अगर ये ग्रेटर होगा फिर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपसे बोला है कैन नॉट अकर, है ना। एच एंड डेल्टा एस डिक्रीज एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन टी एस। अच्छा जी यहाँ देखते हैं, डेल्टा एच इंक्रीज डेल्टा एस डिक्रीज, एच इंक्रीज डिक्रीज, साइन के बारे में इन्होंने कोई बात की नहीं ज्यादा। तो अगर साइन के बारे में बात नहीं कर रखा है तो आप फिर यही बोल सकते हैं बेटे कि डेल्टा एच जहां पर टी डेल्टा एच से बड़ा होगा, ठीक है, वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बिकॉज ये ना साइन पे भी डिपेंड करता है, पर साइन मेंशन नहीं किया है तो आप पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, आंसर उसी से आएगा, ठीक है। चलिए 72 के बाद नेक्स्ट आते हैं बेटे 73 पे। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, ये रहा बेटा आपका इनकरेक्ट, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, इसमें कुछ नहीं करना है। डेल्टा जी नॉट में क्या होता है, माइनस होता है, वहां पे ना -2.303 होता है, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। और रिएक्शन एट वन बार इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, है ना। डेल्टा जी जो है वही डिसाइड करता है बेटे अगेन स्पॉन्टेनिटी का। तो कह रहा है लो टेम्परेचर पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो गया। तो बस वही सेम कहानी बेटे ना, जैसे हमने किया था, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, और ये डोमिनेट तब कर सकता है जब डेल्टा एस क्या रहे, पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या रहे, पॉजिटिव, है ना। तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव हो गया, हाई टेम्परेचर पे डोमिनेट कर जाएगा, और डेल्टा एच क्या होगा बेटे, पॉजिटिव ही होगा, क्यों, बिकॉज लोअर टेम्परेचर पे ये ना नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये तब हो सकता है जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड इससे क्या हो, ज्यादा हो, है ना, टी डेल्टा एच से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों, बिकॉज टेम्परेचर लो है, ठीक है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तो 74 का आंसर हो जाता है बेटे आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंडेड आइसोथर्मली रिवर्सिबली, पूछा क्या आपसे, इंथैल्पी चेंज। अरे वाह, देखिए भाई इसमें अगर आपने टाइम वेस्ट किया होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बिकॉज किसी फिजिकल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है बेटे, एनसीपी डेल्टा टी, और अब बोल दिया आपको आइसोथर्मल है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा टी जीरो, तो देयरफॉर डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं आप, बिकॉज आपको डेटा इतना सारा दे रखा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा बिकॉज की कहीं ना कहीं से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटर्न, डिक्रीज नहीं बेटा, इंक्रीज होगा, बिकॉज आइसोकोरिक में वर्क जीरो होता है, ठीक है।
और डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आइसोकोरिक में ये सही बात है। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, सिस्टम डज नॉट एब्जॉर्ब हीट, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। वर्क बिहेव्स एज अ स्टेट फंक्शन, नहीं इसमें तो वर्क ही जीरो हो गया है ना। वर्क ही जीरो, आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, वर्क जीरो हो गया। तो ये स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा, है ना, सेकंड। नेक्स्ट, डेल्टा यू निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। 90 ग्राम वाटर है 100 डिग्री पे, और डेल्टा एच इवेपोरेशन दिया है आपको, ठीक है। देखिए ये आपको दे रखा है बेटे किलो जूल पर मोल में, ये हमने क्लास में किया है। फिजिकल स्टेट चेंजेस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट चेंजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो डेल्टा यू होता है बेटे वो आप निकालेंगे डेल्टा एच माइनस क्या, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 40, है ना। पर मोल ही कर रहे हैं हम लोग, लास्ट में 90 ग्राम के लिए करेंगे, ठीक है। 40.8 माइनस डेल्टा एन जी 1 होगा, क्यों, बिकॉज H2O लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ है बेटे, गैस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो आपका 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, आर की जो वैल्यू है वो आप रखेंगे 8.314 बाई 1000, है ना। और टेम्परेचर जो है वो आपका रहेगा बेटे 373 केल्विन, है ना। तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो डेल्टा यू का 1 मोल का आएगा ना, 1 मोल के लिए, है ना, 1 मोल के लिए आएगा, ठीक है। और आपको 90 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए पूछा गया है, तो 90 ग्राम्स में कितने मोल होते हैं बेटे, 5 मोल्स। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5 से, ठीक है। तो ये जो आंसर आया इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, मल्टीप्लाई 8/5, और इससे जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं क्लास में, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, है ना, नई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है बेटे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये रिएक्शन कैरी आउट कराई गई है। बॉम्ब कैलोरीमीटर हमने पढ़ा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, आपको डेल्टा यू मिलता है बेटे, है ना। ये जो चीज है दिस इज डेल्टा यू, बिकॉज बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको हीट चेंजेस देता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और साथ में ध्यान देना हीट लिबरेटेड है, इसीलिए डेल्टा यू में क्या लगा रहे हैं बेटे, माइनस। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये छोड़ते ही छोड़ते हैं, है ना। तो ध्यान देना भाई, ये गलती नहीं करनी है। -743। अच्छा, फिर डेल्टा एच जो है वही सेम फॉर्मूला, डेल्टा यू है 743 माइनस में, माइनस डेल्टा एन जी आर टी करेंगे, मतलब माइनस नहीं प्लस करेंगे, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी जो है वो कितना है, देखिए डेल्टा एन जी है 1 + 1 और -3/2, है ना। मतलब 2 - 3/2, 2 - 1.5, मतलब डेल्टा एन जी हो गया बेटा आपको पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी रहेगा, ये हो रहा है 1/2। आर की वैल्यू रखेंगे आप 8.314/1000, एंड टेम्परेचर रखेंगे बेटे 300। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -743 में ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐड हो करके आपका ये नहीं हो सकता, है ना, ये और ये हो सकता है बेटे, तो फिर आपको तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐड हो रहा है तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और इससे जो आंसर आएगा वो आपको क्या हो जाएगा बेटे, डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू किसके लिए, फॉर दिस रिएक्शन, पर मोल, है ना, 1 मोल के लिए, ठीक। नेक्स्ट, 50 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है बेटे और 20 जूल वर्क हुआ है, तो बहुत सिंपल है। +50, है ना, एब्जॉर्ब में प्लस होता है, और वर्क है आपका -20, तो इंक्रीज बाई 30 किलो जूल, ये आपका डेल्टा ई आ गया, ठीक। नेक्स्ट, हीट एक्सचेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, इंथैल्पी, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर ही कर देंगे तो इंथैल्पी चेंज तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर है इंथैल्पी। नेक्स्ट,
Q एंड W ये कैसे फंक्शन होते हैं बेटे, दे आर पाथ फंक्शन, ठीक है, लेकिन Q प्लस W किसके इक्वल होता है, वो होता है इंटरनल एनर्जी के, और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, तो इसीलिए पाथ एंड स्टेट ये आपका आंसर हो जाएगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 12 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम का मतलब बेटे प्लस होगा, एंड इतना जूल हीट रिलीज हुआ है, तो 10 जूल का आपका चेंज आ रहा है, 10 किलो जूल्स का मतलब ये आपका आंसर होगा 82, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो है वो मिक्स टाइप के है ना, बहुत इजी जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कुछ आपको बहुत कैलकुलेटिव दिख रहे हैं, और कुछ काफी डेप्थ में कंसेप्चुअली भी पूछ रहे हैं, तो काफी बैलेंस पेपर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडल गैस इज एक्सपैंडेड, वर्क पूछा है मतलब है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क पूछा है बेटे, तो वर्क के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, -2.303 nRT log ऑफ V2/V1 है ना। अगर V2/V1 नहीं दे रखा है तो आप क्या करते हैं, P1/P2 है ना। तो देखिए इनिशियल प्रेशर 10 है बेटे, फाइनल प्रेशर 1 है, यहाँ 10 यहाँ 1, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे, एन रखिए, आर क्या रखेंगे आप, आर रखेंगे आप बेटे 2/1000, बिकॉज आपको जो आंसर देना है वो किलो कैलोरीज में देना है ना, और किलो कैलोरीज में जब आंसर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर आर आपका होता है बेटे क्या, 2/1000 है ना, 2/1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा हुआ बेटे, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक P इंटू dV है ना, माइनस में, विथ ग्रेटेस्ट इंट्रोपी इंक्रीज। अच्छा, इंट्रोपी सबसे ज्यादा इंक्रीज उसमें होगा बेटे जहां पर डेल्टा एनजी जो है वो सबसे बड़ा है, डेल्टा एनजी देखिए वो बड़ा कहाँ पर है, ये है 2+1 3 -0, ये 3 है, 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर भी 0, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ आ रहा है बेटे, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स इन रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रल में कितने टेट्राहेड्रल एंगल्स हैं वो देखिए बेटे। तो कुछ नहीं करना आपको, टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि ये कैसा सवाल आ गया अचानक से, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, दिस इज मान लीजिए ग्रुप नंबर A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। ये आपसे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको ना सारे एंगल्स काउंट करने होंगे, नॉट ओनली पर्टिकुलर। तो देखिए वो सारे एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला एंगल वो हो रहा है क्या, A1C A2, देखो A1C A2, A1C A2, ये एंगल कौन सा होगा बेटे, कितना होगा बेसिकली, ये होगा आपका वही टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है क्या, 109.28 वाला, ठीक है। वैसे ही करके जो दूसरा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा A1C A3, है ना, A1C A3 के बीच में भी जो एंगल है, हर बॉन्ड पेयर के बीच में, कोई भी बॉन्ड पेयर उठा लीजिए आप टेट्राहेड्रल में, सभी बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल 109 ही होता है, ठीक है। तो A1C A3, वैसे ही करके अगर आप अगला करें तो ये हो जाएगा A1C A4, ठीक है। तो A1 के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो 2 है, 3 है और 4, ये 3 कॉम्बिनेशन आपने बना लिया। अब वैसे करके आप 2 के साथ शुरू करेंगे, दैट इज A2C, A1 नहीं कर सकते आप बिकॉज ये आपने काउंट कर लिया है ना, A2C A1 एक ही बात होगी, है ना, समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, A2C A1 एक ही बात होगा, है ना, इसीलिए आप A2C A3 कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पर रिपीट नहीं किया है, देखो A2 और A3 का कोई पेयर नहीं बना है, ठीक है। वैसे ही करके यहाँ पर देखिए बेटे, ये आपका A2 है और यहाँ पर C है, और ये क्या कर सकते हैं आप, A4 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 के साथ जो कॉम्बिनेशन बन सकता था वो हमने बना लिया है ना। अब वैसे ही करके जब अगर आप 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या होगा बेटे, देखिए A3C है ना, A3C A4 हो सकता है बस, क्योंकि 1 के साथ हो रखा है ना, 1 और 3 हो रखा है, 2 के साथ भी हो रखा है, और बस 4 के साथ बचा है। तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो हो रहा है 3, 2 5, और कितना बेटे, 1 6, तो क्या आंसर है आपका, 6 आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, पेयर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है।
नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट है और स्टेबल है? करेक्ट इनमें से कौन सा बेटे? देखिए ये आप नॉर्मली देखते हैं बेटे, ये आपको तुरंत तुरंत दिख गया होगा और यही शायद आप लगा के आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन को भी देख लेते एक बार, तो एफ 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 और एफ है ना, ये एफ कैसे भी रखे होंगे बेटे वो प्लेनर ही होगा, स्क्वायर प्लेनर ही होगा, है ना, बस वो उस प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में आप लिख रहे हैं, वो आपके पेपर के प्लेन में नहीं, ऊपर के प्लेन में, लेकिन वो होता क्या है तब भी स्क्वायर प्लेनर ही होता है, ठीक है। और दो बॉन्ड पे दो लोन पेयर्स आपके अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी करेक्ट है बेटे और ये भी करेक्ट है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, है ना, पर इसीलिए ऑप्शंस आपको देख लेना चाहिए, एक बार एक नजर तो देख ही लेना चाहिए ना। अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में होता है तो एक नजर जो है आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। सेम हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसका है बेटे? तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। ऐसे NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस में क्या होता है, N डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर और क्या O माइनस, तो एक दो तीन है ना, तीन का मतलब हो गया sp2, ठीक है। तीन क्या काउंट कर रहा हूं मैं, आपके दो सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, इसीलिए आपका तीन है, तीन पे क्या होता है sp2 होता है। NH2 माइनस की बात करें तो NH, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ पर है और एक और लोन पेयर होगा, बिकॉज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, बिकॉज आपसे कह रहा है सेम होना चाहिए। ये रहा बेटे देखो, H2O sp3 होता है और ये अभी अभी आपने निकाल लिया क्या, sp3, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ही है इसमें प्रोसेस बस। नेक्स्ट, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जो है वो अगर आपका क्या है बेटे, दिस इज जेड, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा पीएक्स? कुछ नहीं, पीएक्स और पीवाई का बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा भैया ना। अगर जेड आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पीएक्स पीएक्स में बनेगा पाई, पीवाई पीवाई में बनेगा पाई, और पीएक्स पीवाई में बनेगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बिकॉज ये बन जाएंगे कुछ ऐसे, है ना, ये अगर ये पीएक्स होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका पीवाई, है ना, और ऐसे कोई प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट इन SO2, SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटे वो होता है S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना, और एक है यहाँ पर क्या, लोन पेयर, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है बच्चे sp2। sp2 होने का मतलब है एक S यूज किया गया है और दो पी यूज किया गया है ना, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। और इन्हीं के साथ हो रही होगी क्या, आपकी बॉन्डिंग, है ना, मतलब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन्हीं के साथ हो रहा होगा, इन्हीं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ हो रहा होगा, ठीक। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वही आपका क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सल्फर जो है उसके पास अभी सिर्फ एक ही अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है पी, तो इनमें से जो एक पाई बॉन्ड होगा ना, इट विल बी पी पाई, जिसमें कि सल्फर ने भी अपना पी ऑर्बिटल यूज किया और ऑक्सीजन ने भी क्या यूज किया, पी ऑर्बिटल यूज किया है, ठीक है, तो इसलिए पी पाई। जो दूसरा पाई बॉन्ड होगा उसमें सल्फर को क्या यूज करना होगा बेटे, डी पाई, और ऑक्सीजन क्या यूज करेगा, अपना पी ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर के पास अब पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं है ना पाई बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो 3p के बाद उसके पास ऑप्शन बचता है 3d का, तो 3d ऑर्बिटल्स में से कोई एक वो यूज करेगा और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा क्या, पाई बॉन्डिंग। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है बेटे, पी पाई भी है और क्या है बेटे, डी पाई पी पाई भी है। नेक्स्ट, कोवेलेंसी ऑफ Al इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए Al जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है बेटे तो वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, AlH2O होल 6 3 पॉजिटिव, है ना, और जब गैसियस फेज में रहता है AlCl3 तो वो डाइमराइज रहता है, ऐसे रहता है, तो दोनों में डिफरेंस है। आपसे एक्वस फेज का पूछा है, देखिए H2O इसके आसपास 6 है, तो इसीलिए कोवेलेंसी कितनी होगी इसके बेटे, 6 होगी ना, कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 6। चलिए नेक्स्ट, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है इसमें, तो XeF4 ही होगा बेटे। देखो XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आपको एक क्वेश्चन देखा भी था आपने, वैसे ही है, यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर है,
ये कैंसिल करेगा, ये और ये कैंसिल करेगा, ये और ये कैंसिल करेगा, म्यू क्या हो जाएगा बेटा इसका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जीरो। अब इसमें कहीं ऑल ऑफ दीज आपको नहीं दिख रहा है तो आप सेफ है, मतलब है ना, सेफ है। ठीक है, सेफ है। बाकी आप एक नजर देख सकते हैं, SF4 में सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी वजह से इसका नॉन जीरो होगा। 1,2,4 डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, और CH2Cl2 में दो CH बॉन्ड्स है, दो Cl बॉन्ड्स है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तीनों के क्या होंगे बेटे, नॉन जीरो होंगे ना, यही सिर्फ जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ClO बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, सब में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कौन कहां पर पाया जाएगा बेटे, जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें ClO4 माइनस में, ClO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बेटे, ClO माइनस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ClO4 माइनस। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे करके अगर आप ClO3 बनाते हैं, ठीक है, तो ये O माइनस आता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना। ठीक है, तो इसमें आप देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कम है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटे, सबसे कम होगी, बिकॉज ये रेजोनेट भी करता है, ध्यान दीजिएगा, रेजोनेशन, रेजोनेंस होता है बेसिकली, है ना। रेजोनेंस होने से सभी के अंदर पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, और क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग पाई बॉन्ड है, इसीलिए पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर सबसे ज्यादा आएंगे, और जहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, gas expands isothermally against the constant pressure of 1 atm, इतना जूल हीट एब्जॉर्ब हुआ, डेल्टा यू क्या होगा बेटा, है ना। तो देखिए आइसोथर्मल कह रहा, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा फिर। गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस फ्रॉम a volume of this to a volume of this, it absorbs 800 joule of thermal energy from its surrounding, the value of delta u। अच्छा, ये तो गड़बड़ है यार, डेल्टा यू जो है ये तो क्या हो जाएगा बेटे, आपका जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है ना। और डेटा भी इनकंसिस्टेंट होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ से जो वर्क आएगा, यहाँ से जो वर्क आएगा मतलब प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी से, उस वर्क का जो मैग्नीट्यूड है और ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड का मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। वो एक बार चेक भी कर लेते हैं, चलो देखो। वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल है 1 atm, चेंज इन वॉल्यूम है आपका 10, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जूल में करने के लिए, एटीएम लीटर में था, ये हो रहा 1000, है ना। ना, वर्क और हीट सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए डेटा भी इनकंसिस्टेंट है बेटे, और इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये जीरो होना चाहिए ना, ये आपका इनकरेक्ट है, 95 नंबर। चलिए नेक्स्ट, डेल्टा यू जो है वो इनमें से कौन से वर्क के इक्वल, देखो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वर्क के इक्वल चाहिए तो ये टर्म जीरो होना चाहिए, सिंपल बात है ना। तो ये टर्म जीरो कौन से प्रोसेस में होता है, तो आप बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, तो कौन सा वर्क हो गया, एडियाबैटिक वर्क, है ना। ये जीरो हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 97 विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, दिस इज करेक्ट, इंटेंसिव वर्क एंड कॉमा हीट पाथ फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है, मास वॉल्यूम फोर्स एक्सटेंसिव है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस इज पाथ डिपेंडेंट। अच्छा, नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू होता है ना, तो वर्क जो है वो क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बराबर है, इसीलिए पाथ क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली वर्क क्या होता है बेटे, इट इज अ पाथ फंक्शन, पर स्पेशल एडियाबैटिक केस में हीट और वर्क इक्वल हो जा रहा है, सॉरी हीट और वर्क नहीं, वर्क और इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल हो जा रहा है, दैट इज वाई ये एक पाथ फंक्शन नहीं रहेगा, अब ये स्टेट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन एडियाबैटिक करंट, ये पाथ डिपेंडेंट, ये कैसा हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया।
है ना, इनकरेक्ट हो गया, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है ना। और पूछा है आपसे नॉट करेक्टली मैच, हाँ ठीक है तो सही है फिर, ये करेक्टली मैच नहीं है ना, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है बेसिकली, है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 97। हाँ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 98, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज फॉर दिस इज दिस डेल्टा एच, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, देखिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है बेटे, डेल्टा जी 0 होना चाहिए और डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे आएगा बेटे, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच आपको दे रखा है कितना, 30 किलो जूल्स, मतलब 30 इंटू 1000 जूल्स में। डेल्टा एस कैसे आएगा, डेल्टा एस के लिए करेंगे बेटे आप प्रोडक्ट का एस माइनस रिएक्टेंट्स का एस। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट्स में 100 है और ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटे प्रोडक्ट का निकालने के लिए, 2 इंटू 100 करेंगे आप, है ना, ए बी के लिए, तो 2 इंटू 100 करेंगे वो तो हो जाएगा 200, और A2 के लिए हो जाएगा 35 और B2 के लिए हो जाएगा 60। इसे पुट करेंगे यहाँ पर, ये आपका डेल्टा एस है, इसे पुट करेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर आपको मिल जाएगा बेटे केल्विन में। ठीक है, दिस इज 60। चलिए ये हो गया 98 नंबर। नेक्स्ट 99, फ्री एनर्जी चेंज पूछा है बेटे, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसी को आपने स्टीम पे बदल दिया, अरे वाह, जिसका डेल्टा जी हो जाएगा बेटे 0। क्यों, बिकॉज जब आप H2O लिक्विड और H2O गैस को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में होता है ना, बिकॉज ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है, और इक्विलिब्रियम में होते हैं लिक्विड और गैसियस फेज। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में जो प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है बेटे, 0 है, डेल्टा जी इज 0। ठीक है, तो ये डेल्टा जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटे, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस डेल्टा जी और सब कुछ पूछ रहा हूँ मतलब, है ना। तो पहले आप डेल्टा एस निकाल दीजिए, प्रोडक्ट में हो रहा है 3+2 और -1+1, तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव। ठीक है, और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अकॉर्डिंग, अगर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ठीक है, तो डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा बेटे, नेगेटिव रहेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा जी भी नेगेटिव, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया बेटे आपका लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। ठीक, आई होप आप लोगों ने बहुत सारे सवाल इसमें सही किए होंगे और बहुत सारी चीजें इस वीडियो से सीखा भी होगा आपने, है ना। तो चलिए फिर सभी को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर नेक्स्ट डिस्कशन में सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग अब मिलेंगे। ओके, थैंक यू।